खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, मैं हूं सईद काजी। एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुमताज़ तजिया नगार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं कुछ खबरें एन्यूमरेट कर दूं, फिर आगे बात करते हैं। ज़ाहिर है पेशावर धमाके की बात करेंगे। डेथ टॉल कहाँ तक जारी है, कौम दुखी है और पेशावर लहू लहू। फरवरी में इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी क्या होगी, ये लगता है कि बुनियादी तौर पर जो हमारा मेन जो पॉलिसी का पिलर है वो यही है कि खान साहब को पकड़ना है और कैसे पकड़ना है। या मैं गलत कह रहा हूँ, पूछेंगे अपने एनालिस्ट से। नून लीग में क्या कोई नाराज़ टोला भी है या नहीं है, वो सामने आके उसकी नाराज़गी नहीं होती, शायद पीछे जाके वो नाराज़गी की बात करते हैं। सागदार साहब IMF को मनाने में नाकाम हो गई, उनकी हुकूमत एक्सपर्टीज़ तो सामने आएगी। है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहस का आगाज़ कर देता हूँ। अभी हम बात से ख्वाजा आसिफ साहब की, और बड़े उन्होंने दुखे दिल से बताया कि अमेरिका की दोस्ती हमें बड़ी महंगी पड़ी। ये अमेरिका की दोस्ती, इन्होंने तो बहुत कहा होगा उस ज़माने में जब हम ये पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे थे, तब तो ये साथ हैंड इन ग्लव थे। तो अभी ताज़ा एहसास हुआ है कि हमें अमेरिका का हवारी नहीं बनना चाहिए था। जनाब अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, यही चीज इमरान खान कहता रहा बार बार कि अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ कोई अमन की कोशिश हो तो उसके लिए तो हम साथ निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो कहीं जंग करना चाहते हैं तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। ये उसका नैरेटिव रहा है थ्रू आउट, और ये अब ख्वाजा साहब उसको दोहरा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम पहले जंग लड़ते रहे इन तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका बिल्कुल वहां सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका के जेर साया सब कुछ हो रहा था। तो ये तो सबको नजर आ रहा था कि अमेरिका जिम्मेदार है उस सूरत हाल का जो हम फेस कर रहे थे। 83,000 लोग अगर हमारे मारे गए या $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, तो हम में से किसी ने भी अमेरिका से इसकी कंपनसेशन नहीं मांगी। हमने ये नहीं कहा कि हमारे वो खानदान जो बेरोजगार हो गए, जिनके कफील मारे गए, उनकी भी कोई देखभाल होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अमेरिका में 9/11 का जो वाकया होता है उसके ऊपर चूंकि उसामा बिन लादेन के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई और वो था अफगानिस्तान में। आज अफगानिस्तान के रिजर्व जो है वो पैसा पड़ा हुआ था उधर, वो अमेरिका वापस नहीं करना। वो कहते हैं जी हमने तो कंपनसेशन देनी उन लोगों को जो 9/11 में मारे गए थे। तो हमारे जो लोग मारे गए उनका कोई पूछता नहीं। इसी तरह जो $150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया इकोनॉमी का, उसका भी हमारे किसी लीडर ने जिक्र नहीं किया। नतीजा ये है कि अमेरिका एहसान करता है कि जी आपको हमने $20 अरब दिए थे ये वॉर ऑन टेरर के दौरान। तो चीज ये है कि हमारी लीडरशिप ने अमेरिका को किसी भी वक्त पे कन्फ्रंट नहीं किया। आज अगर आप कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती महंगी पड़ी, तो आइंदा के लिए मोहतात रहें। अब भी तो अमेरिका भागे जाते हैं, बिलावल कितने दौरे कर चुका। तो असल किस्सा ये है कि आज भी अमेरिका यहाँ पे फुट होल्ड चाहता है। उसकी अमेरिका की कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे उसको कोई बेसिस मिल जाए जहां से वो ड्रोन ऑपरेट कर सके, क्योंकि इस वक्त ये खिता फिर बड़ा अहम हो चुका है। एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का किस्सा है। यहां से बैठे वो सारा कुछ हैंडल कर सकेंगे और अफगानिस्तान पे भी निगाह रख सकेंगे। अच्छा जल्द साहब, मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूं और फिर भट्टी साहब को इन करूंगा। पहले मैं एक शॉर्ट सुनवा दूं आपको, जी सुनाइए, और फिर भट्टी साहब आप इसी पे जनरल साहब से जरा मुखातब हुइएगा। जी सुनाएं। किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया, और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मौत के साथ उड़ा लिया। जी भट्टी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश है कि आपने खुद फरमाया और पूरी दुनिया जानती है हमने इस अमेरिका की जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी। 80,000 शहादतें पाक फौज और दीगर पुलिस अफसरान आवाम और लातदाद नुकसान। आखिर इतने अरसे बाद दोबारा कहाँ कमी हुई कि दहशत गर्दों ने फिर पाकिस्तान को अपनी पनाहगाह बना लिया और हमारे बेगुनाह नमाजी अफसर फौजी अफसरान शहीद हो रहे। आखिर इसकी जिम्मेदारी का कोई तयन होना चाहिए, और इसको रोकने के लिए आप क्या समझते, क्या सदेबाब करना चाहिए अब हुकूमत को इमीडिएटली? देखिए भट्ट साहब, पहली बात तो ये है कि जब दहशतगर्दी फैलती है तो दहशतगर्द को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो सेफ हेमन, कि जहां से वो ऑपरेट कर सके, उनका कमांड स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, वो अफगानिस्तान में इनको मुयसर है।
दूसरा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इनमें शरीयत वगैरह सारा ये ढोंग है। असल चीज ये है कि अगर किसी ने 3-4 हज़ार तालिबान पाल के रखे हैं तो उनको तनख्वाहें देनी है, उनका खाना पीना करना है, खुद इन्होंने अपने रोजगार अपनी जेबें भरनी है, इनके लीडर जो है, तो लाजमन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त इनको देती हैं पैसा जब ये उनको कुछ करके दिखाएं। वो ऐसे नहीं पकड़ाते कि जी अच्छा आपको पालना शुरू कर दिया, और कोशिश होती है कि बड़ा बड़ा वाकया कराया जाए। जिस तरह के आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया देखा था, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। यहां भी यही वाकया उन्होंने बहुत बड़ा किया है, तो इनको पैसे मिलेंगे। अब ये दोनों चीजें आपके बस से बाहर है। हुआ ये है कि अफगान तालिबान ने जब आम माफी दे दी अफगानिस्तान में आते ही, तो वहां पे CIA का नेटवर्क भी इंटैक्ट रहा और रॉ का इंटैक्ट भी, और वो जो ईस्ट तुर्किस्तान वाले थे उनका भी नेटवर्क वहां पे। अब वो लोग वहां पे मौजूद हैं, और अफगानिस्तान के अपने अंदर भी दहशतगर्दी है जो दाइश करवा रही है, और अफगानी डरते हैं। अफगान तालिबान TTP को या किसी को हाथ डालते हैं, वो समझते हैं कि ये ना हो कि ये भी जाके शामिल हो जाए दाइश में, तो फिर वो इतना बड़ा मसला बन जाएगा। होना ये चाहिए था कि अफगान तालिबान उस वक्त आके फॉरेन एजेंट्स जो थे उनकी सफाई करते, इन्होंने नहीं की। आज इनको भी मसला बना हुआ और हमें भी मसला बना हुआ है। अब चीज ये है कि इसको हैंडल करने के लिए, चूंकि चाइना को भी खतरा है, यूक्रेन के मामले में रशिया को भी खतरा है, ईरान को भी खतरा है, पाकिस्तान, ये सारे रीजनल कंट्रीज का कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि भाई या तो इनको खत्म करो या फिर हमें एक्शन करने दो इनके खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं आके सेटल करना होगा रीजनल कंट्रीज ने। अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, अकेले पाकिस्तान की ये सुनेगी भी नहीं अफगान तालिबान, ये मानेगी भी नहीं, जब तक कि इनके हमसाया ममालिक रीजनल कंट्रीज का प्रेशर नहीं आएगा। हमारी गवर्नमेंट ने इस मामले में कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश नहीं की। सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम है, पाकिस्तान है। हमें चाइना को और ईरान वगैरह इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले रीजनल कंट्रीज की मीटिंग्स हुआ करती थी अफगानिस्तान के मामले में, जो बंद हो गई। तो ये एक ऐसा आंसर है जिसको पाकिस्तान अकेले हैंडल नहीं कर सकेगा। जब तक इनकी सेफ हेवन्स खत्म नहीं होंगी, पैसा बंद नहीं होगा, ये काम जारी रहेगा। लिहाजा हमें यहाँ लड़ना है, वो तो लड़ते रहेंगे, लेकिन इन द प्रोसेस आपने देखा जो नुकसान जानी हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि पूरी कौम सोगवार है आज। जलील साहब, मैं थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए थोड़ा सा सवाल मैं करूँगा आपसे, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी और जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब से मेरी 3-4 नशिस्तें हुई थी। ये शुरू हुआ था भुट्टो साहब के दौर में, सौर इनकलाब को बर्बाद करने की काविश, और वो जब आया था ब्रेजिंस्की, फिर ज़िया साहब ने इसको कंटिन्यू किया। इसके बाद मुस्लिम लीग नून, उसकी जहली जमात थी, तख्लीक थी मार्शल लॉ की, थ्रू आउट दे टोट दिस पॉलिसी, और हमारे तो ये जो कह रहे हैं कि हम हमारी बने हैं, तो ये तो रेस्पॉन्सिबल थे। क्या इन्हें आज सियासत छोड़ नहीं देनी चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए? और ये जो ढोंग हम कर रहे हैं दुखी होने का, और ये जो मगरमच्छ के आंसू, ये किसको दिखा रहे हैं जनरल साहब? देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सियासत करना अपनी जगह पे, लेकिन सियासत का अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि आपके अवाम की जानो माल महफूज हो और उनको कुछ न कुछ सहूलत मिले जो कि आप अपने वसाइल में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोनों चीजें मफकूद हैं, और ये प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। उसके लिए जनरल इलेक्शन जरूरी थे। ये नहीं कि जनरल इलेक्शन आप करवाएं तो उससे फौरन तो आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, वो तो नहीं होगा, लेकिन लाजमन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक रास्ता आएगा क्योंकि आपके अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी और फैसले कर सकेगी। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इंस्टेबिलिटी जो हमारे मुल्क के अंदर है उसका सारी दुनिया फायदा उठा रही है, उसकी इकोनॉमी पे नेगेटिव। जनाब साहब, मैं इसमें आपकी रहनुमाई चाहूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, ख्वाजा असफ सब बड़े खून के आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे बोरियां भर के डॉलरों की बाहर जा रही हैं, और वो जो पीछे कुर्सियां थी खाली थी। ये तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं पैदा कर सकते, तो ये दुश्मन से क्या निबड़ेंगे? वो तो कह रहे हैं कि इस वक्त बावला इमरान खान हुआ, उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि सानिया ये APS हो या ये हो, उनका मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करना है। डू यू थिंक इस सोच के साथ आप मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये तो लंबे वक्त के लिए छोड़ी नहीं जा सकती, और अगर ये रही कंटिन्यूस ने किया तो इसके नतायज भयानक होंगे। लेकिन दुख किस बात का है, अफसोस इस बात का है कि हमारे पाकिस्तान के अवाम
वो बिल्कुल इस वक्त यूं है जैसे कोई भंग भाग पी के सो जाता है। आप सोचिए कि इमरान खान को सपोर्ट बहुत है, रोजाना हम सुनते हैं वो कहते हैं जी कि हम अपने खान के साथ हैं, ये रेड लाइन है, ये इमरान खान के ऊपर उसकी जान लेने के लिए उसके ऊपर हमला किया गया कातलाना। कातिलों ने तो उसको मारने से कोई फर्क नहीं किया था, वो तो अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन इस वाक़े के बाद क्या बाहर सड़कों पे कोई एहतजाज हुआ, कोई निकला बाहर? तो जबानी जमा खर्च करना अगर कौम की जिम्मेदारी यही है तो जो बैठे हुक्मरान उनको तो कोई तंगी नहीं। इमरान खान कहता है कि मेरी जान पे दोबारा कातलाना हमला होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ना हो। एक तो कातलों की FIR दर्ज नहीं हो सकी, जब आप FIR तक दर्ज नहीं करा सकते, कोई आप JIT नहीं करवा सकते और अवाम भी बेहिस है कि वो बाहर निकल के एहतजाज नहीं करते, तो कातिल को बिल्कुल वो बड़ी खुशी से दूसरा तीसरा चौथा भी वार करेगा। तो असल किस्सा ये है कि हमारी कौम इस सारे सिलसिले को, तबाही को देखने के बावजूद वो इस पे बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। जबानी जमा खर्च बहुत है, लेकिन वो वक्त होता था जबकि थोड़ी बहुत महंगाई भी हुई तो पहिया जाम हो जाता था, सरकारी दफ्तर बंद हो जाते थे, हुकूमतें बैठी होती थी लेकिन उनको समझ लग जाती थी कि हम हुकूमत चला नहीं सकते क्योंकि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। आज लोगों को फिक्र ही नहीं। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, भरे पड़े हैं वहां पे, आप प्रॉपर्टी का जाके रेट पूछ लें तो वो बढ़ते जा रहे हैं, खरीदार मौजूद हैं, मुल्क गरीब है, इन लोगों की जेबों पे पैसा है, अय्याशी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये कौम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमारी रविश यही रही। एक और शॉट भट्टी साहब, फिर इस पे आपका भी कमेंट और जनाब जनरल साहब का भी सुनाएं। पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए ऑन द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट कि TTP को जो है वो यहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए विदाउट टेकिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इनटू कॉन्फिडेंस। जी भट्टी साहब, आप क्या सब ये वो रजा रबानी साहब है जिन्होंने पाकिस्तान में कभी महंगाई पे बात नहीं की, कभी पाकिस्तान में सियासी इंतकाम पर नहीं बात की और कभी कभार हमारे इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं TTP की इंक्वायरी होना चाहिए तो किसने करनी है? हुकूमत वक्त करे। पाक फौज से कितनी की कुर्बानियाँ लेनी है? हर सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों से चशमपोशी कब तक करते रहेंगे और लोग कुर्बानियाँ ही देते रहे? आखिर ये चाहते क्या है हमारे हुक्मरान? जना सब ये कोई रहनुमाई फरमाए, लोग बहुत परेशान हैं आजकल। देखिए जी, बात यह है कि इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें एक चीज वादे है कि ये आगे भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि तालिबान से मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसने इजाजत दी है। और उस वक्त ये स्टेटमेंट दी गई थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि बातचीत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ये एक जरूरत है वक्त की, हमारे ऊपर ये अफगान तालिबान के तजवीज़ है। लेकिन साथ ये खास तौर पे कहा गया था कि मुआहिदा कोई नहीं होगा जब तक कि हम पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल नहीं ले लेते। तो पार्लियामेंट तक तो मामला पहुंचना था। उस वक्त अगर उनके साथ कोई एग्रीमेंट होता, कोई बात तय हो जाती कि अच्छा जी हम ये बात पार्लियामेंट से अप्रूव करके तो वापस आएंगे। एक चीज जो हुकूमत उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने जो नेगोशिएटर्स थे उनको ये कहा था कि पाकिस्तान के आइन से बाहर आप कोई भी मामला तय नहीं करेंगे, जो कुछ बात होगी वो पाकिस्तान के आइन के अंदर हो। अब आइन के अंदर बातचीत में पहली चीज उन्होंने कहा जी कि आप फाटा वापस रेस्टोर कर दें, KPK से निकाल दें। आइन तो उसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि आइनी एक्शन हो चुका है उस पर। दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब शरीयत जो हम कह रहे हैं वो नाफिज कर दें, जबकि शरीयत ऑलरेडी पाकिस्तान में नाफिज है, जिस तरह की भी है वो एक शरीयत मौजूद है। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जितने भी हमारे कैदी हैं उनको छोड़ दें। तो इन्होंने कहा कि वो कातिल जिन्होंने बड़े बड़े घराने जुर्म किए हैं वो उनको हम किस कानून के तहत छोड़ दें, वो अदालतों में जाएं, फेस करें अपने मुकदमे, और अगर अदालतें छोड़ती हैं तो अलग बात है। तो यहां पे आके बातचीत रुक गई। फिर जो सीज फायर हुई वो इसलिए की गई कि जी आप सोच विचार का मौका दोनों साइड्स को दें ताकि वो देख लें कि अपने स्टांस में कोई तब्दीली करनी है, कैसे इसको ऐसा बनाया जाए कि दोनों साइड जो एक दूसरे को कबूल कर सकें। तो वो हो नहीं सका। नतीजा ये कि आपकी सीज फायर खत्म हो गई। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मावराए आइन या पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर की गई। जनरल साहब, मैं फिर ख्वाजा साहब क्योंकि अभी भी बोले हैं तो एक शॉट उनको और फिर मैं आपसे टेक लेता हूं। जी सुनाएं। 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। हमारे यहाँ पे डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफगानिस्तान जो है डॉलर गया। हम उनसे कोयला खरीदते थे, हमसे वो रुपए लेते थे, यहीं से डॉलर खरीद के और डॉलर जो है वो आसमान पे पहुंच गया।
मेरा जनरल साहब आपसे सवाल ये है कि ये कोई अपना नेपाल की हुकूमत में है ये खुद, अगर यहाँ से बोरियां भर भर के गई इनकी दौर में या इमरान खान के दौर में, और सेकंडली मुझे ये बताइएगा कि ये कहते हैं कि हम तो भीख मांगते हैं, और यार दहशतगर्दी को रोक नहीं सकते, कौम भीख मांग रही है, खुद तुम खरबोपति हो, तो ये क्या किस किस्म की आयरनी है? इसे देख के मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं जनरल साहब। देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पर स्मगलिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत की मशीनरी है जो देखती है कि अगर 4 लाख वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं तो वापस क्यों नहीं गए, उनकी तलाश क्यों नहीं हुई। ये चीजें सारी आपकी गवर्नेंस के ऊपर एक उंगली उठाती हैं, वो इमरान खान के पीरियड में हुई हो या इनके पीरियड में। लेकिन अगर ये आ ही गए थे और अगर ये समझते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई गलती हुई तो इन्होंने दुरुस्त क्यों नहीं की। अब इनको भी साल होने वाला है, अब इन लोगों से तो सवाल होना चाहिए कि आपने स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी। ज्यादा डॉलर की तबाही और वो तो इनके वक्त में हुई, डॉलर का जो हशर हुआ है ज्यादा वो इन्हीं के वक्त में हुआ है। लिहाजा ये इनको सवाए इसके बजाय इसके कि ये यहाँ पे पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दें, पार्लियामेंट को इनसे पूछना चाहिए कि बोरियां भर के जाती नहीं तो आपने क्या किया उसका। सो असल चीज ये है कि जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है उसकी कि वो स्मगलिंग रोके हर तरह की, क्योंकि स्मगलिंग के जरिए आप रेवेन्यू भी आपका जाया जा रहा है, और स्मगलिंग के जरिए अगर डॉलर जा रहे हैं तो वो तो आपका फॉरेन एक्सचेंज से आप दिवालिया हो जाएगा आपका, अगर फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला गया। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कलमिया है कि हम ऐसा जनरल साहब ये रहनुमाई फरमाएं। मुझे समझ नहीं आ रही, इंटीरियर मिनिस्टर भी वहाँ थे, डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ थे, वो कह रहे हैं डॉलर बढ़ के जाती, और डॉक्यूमेंट से 4.5 लाख एक साल में लोग आए हैं, इनकी हुकूमत है। क्या हुक्मरान सिर्फ खबरें देने के लिए होते हैं या कानून पर अमल दरामद? अगर कोई स्मगलिंग हो रही है जैसे आपने फरमाया हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर डॉक्यूमेंट्स पर आए और वापस नहीं गए तो ये अवाम का काम तो नहीं है, ये तो हुकूमत का काम उन्हें वापस भेजे। तो ये हमें क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं, आपको क्यों अवाम को क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो बल्कि इनको उस चीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि एक चीज जो गलत हुई उसको तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई ये नहीं बता रहे कि हमने किया क्या या प्लान क्या है इनको आइंदा खत्म करने की। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनका फेलियर है बहुत बड़ा। लेकिन अब भी अगर ये क्रैकडाउन करें और उन लोगों को तलाश करें, ढूंढें जो यहाँ से गए हैं और यहाँ वापस नहीं जा सके, तो उनको लाजमन उनको सजाएं देनी चाहिए या उनको डिपोर्ट करना चाहिए। ये चीजें इस तरह ज़बानी बयानात से तो हल नहीं होती। तो जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है वो किसी की भी हो। तो आज ये स्टेटमेंट दे के तो उससे निजात नहीं पा सकते। मैं समझता हूँ कि वहां पे ऑपोजिशन है नहीं कोई। अगर ऑपोजिशन कोई मजबूत हो तो वो तो इनको गिरमान पकड़ेगी कि जनाब आप स्टेटमेंट तो दे दी, आपने तस्लीम कर लिया, तो किया क्या आपने इसके बारे में? मेरी गुजारिश है, मैं जरा आपसे जरा रहनुमाई, क्योंकि आपको बड़ा तजर्बा है। एक तरफ ये जब हुक्मरान आए इनका सब ECL पे नाम थे, खरबों रुपए के केस थे, अपने इन्होंने नाम निकाल लिए ECL में, अपने मुकदमा नैब तरमीम में करके खत्म कर दिया, और मुल्क में कह रहे हैं कि 4.5 लाख आदमी आया तो हमें पता ही नहीं कहाँ है। ये व्हाट इज दिस भाई, हो क्या रहा है, इन फ्यूचर क्या है हमारा? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर डॉक्यूमेंट पे आए हैं तो डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री रिकॉर्डिंग वगैरह तो वो तो सारी होगा, आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग है सारी, वो तो मौजूद होगी। तो उनके पर्टिकुलर्स पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, उनको तलाश करें। ज्यादातर ये लोग जो हैं वो अफगान महाजरीन के यहाँ ही जाके पनाह देते हैं, उन्हीं के पास ही जाके ठहरते हैं, तो उनकी बस्तियों में चेक किया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहाना है। आप इस तरह कह के तो किसी और पे इसका बोझ या मलबा नहीं डाल सकते। ये इनकी जिम्मेदारी थी, ये इनका फेलियर है, लिहाजा इनको फेस करना चाहिए, कौम को इनसे सवाल करना चाहिए। साहब एक और रहनुमाई करने का, वो फरमा रहे हैं कि लगता है कोई बीच में मिला हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता बारूद लाता रहा उधर उस मस्जिद में, अल्लाह के घर में। तो क्या उस बारूद को बार बार आता रहा, किसी ने किसी को वॉच नहीं किया, देखा नहीं? जिम्मेदारी है किसकी? ये दहशतगर्दी रोकना या कोई ऐसी बारूद लेकर ले जाना, इसे चेकिंग किसकी जिम्मेदारी है? आवाम की है सर, ये आप क्या समझते हैं? नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि सिस्टम बड़ी हद तक आपका कमजोर हो चुका है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। फाटा में मिसाल के तौर पे PTM ने एक दफा बड़ा वावेला मचाया कि जी चेक पोस्टें कम करें, हमें चेक पोस्टों से बड़ी तंगी है। तो वहां पे चेक पोस्टें पहले की निस्बत बहुत कम कर दी गई। नतीजा ये कि वहां पे मूवमेंट पहले की निस्बत आसान है। दूसरी चीज के फाटा को जब जम किया आपने KPK में, तो वहां पुलिस और थाने शाने ये बनने शुरू हो गए, लिहाजा अब निजाम वहां पे पुलिस का मौजूद है।
और वो किस हद तक इफेक्टिव है किसी को आइडिया नहीं। ये चीजें जो है इनको सबको मेरा ख्याल मॉनिटर करने की जरूरत है। चेक सिस्टम हमारा डेफिनेटली पिछले 5-7 साल में बहुत कमजोर हुआ है, लोग इस पर प्रोटेस्ट करते रहे और कमजोर हो गया। अब दूसरी तरफ ये है जो सबसे बड़ा खतरा है, वो जो हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां पे पैसे दे के अफगान अपने नाजायज मूवमेंट वगैरह करते, उसके ऊपर कोई चेक सिस्टम नहीं हुआ। मैंने बहुत दफा सुना है कि वहां से वो पैसे दे के उन्होंने अपना सामान गुजारा। अब वो सामान जो गुजरा वहां पे उसमें क्या था ये किसी ने पूछा ही नहीं, इस वजह से कि पैसे खा लिए। ये जो करप्शन है, पैसे खाना करना, ये तो हमारी नस नस में समा चुका है, हर अदारे में है, हर जगह पे आ चुकी है ये चीज, और इसी ने हमारा अंदर से माशरे को बर्बाद करके रखा है। उसमें सिक्योरिटी भी खराब हो गई, आपकी इकोनॉमी भी गई, ये सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं उसी एक मुसीबत से। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जनरल साहब ने बड़ी सराहत से साहब एक बात ज़रूर कहते जाऊँगा कि एक माशी दहशत गर्दी भी तो होती है। आज 3 रुपए का एक अफगानी है। और मुझे ब्रेक से पहले, जब तक आप माशी दहशत गर्दी ख़त्म नहीं करेंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, आपने सब बेच दिया है OLS पे। और दूसरा ये कि ये कौन से माशी साइंसदान थे जो बड़े अहल थे। इमरान नालायक आ गया जो अब 3 रुपए का एक अफगानी है। डूब मरने का मकाम है। बहरहाल डूबना नहीं है, वापस आके फिर प्रोग्राम भी करना है और उसके बाद अगली खबर देखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, 2 खबरों पे बात करनी है। फरवरी में इमरान खान को नाअहल भी करना है और गिरफ्तारी का मंसूबा भी है। ये 2 काम हो जाएं तो डॉलर भी नीचे आ जाएगा, दहशत गर्दी भी खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों आप नहीं होने देते? आप काजी साहब इस इम्पोर्टेड ये एक मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुशाहिद हुसैन का एक शॉट है, फिर आप इसी बात का जवाब दीजिएगा। सुनाएं जी। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। जी बड़ी साहब, दोनों बातों में मुशाहिद सब गालियां पड़ी हैं, जूता पड़ी हैं, तो ना ऐसे काम करें। एक चलती हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को, जब काजी साहब सुन लें, इधर 155 के उनके अरकान असम्बली थे, स्ट्रेंथ थी पूरी। आपने चलती हुकूमत को एक गैर मुल्की साजिश के तहत माजी के खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस लोगों को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि खरीदो फरोख्त की। आपने जनाब हुक्मरान वक़्त इम्पोर्टेड साहब, आपने इस मुल्क में डॉलर 178 से 278 रुपये पहुँचाया। आपने पेट्रोल 150 से 250 रुपये पे पहुँचाया। आपने आटा 45 रुपये से 160 रुपये पे पहुँचाया। आपने मुल्क में तितलियां चहचहाने लगी थी, थोड़ी सी रौनक आ गई थी, आपने दहशत गर्दी को फ़रोग दिया। मस्जिदों में आपकी कोताही की वजह से, जब आपके हुकूमत सियासी जमातें बनाए, गिराएं, MPA तोड़े, MNA जोड़े, इसको इधर से मिला लो, इसको इधर से मिला दो, अक्सरियत को अकलियत कर दो, डाकुओं को मुनसब बना दो, चोरों को आप बना दो चौकीदार, तो इमरान खान को मारवा दो। क्या भाई इमरान खान को मारने से आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी? डॉलर वापस ले आओगे 178 पे, पेट्रोल ले आओगे 150 पे, दाल माश ले आओगे 100 रुपए पे। और क्या करना चाहते हो? इमरान खान का फोबिया तुम्हें पागल कर गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों को 13 जमातें, हमें एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और अब 22 करोड़ अवाम को दहशत गर्दी के रहमो करम पे छोड़ दिया। खुदा का खौफ करो यार। खाली सेशन में कौमी असम्बली पे, जहां अक्सरियत जमात है ही नहीं है, वो रिजाइन दे चुकी है, और वो इलेक्शन कमीशन उधर इलेक्शन नहीं करा रहा, और वो दहशत गर्दी पे कह रहे बोरिए भर के अफगानिस्तान जा रही है। तो क्योंकि ये हमारी जिंदगी को अजरन करने के जिम्मेदार हैं, 40 साल से मुसल्लत। कह रहे हो 40 साल तो कुर्बानियां दे रहे हो, तुम कुर्बानी किस बात की दे रहे हो? आपकी कुर्बानी क्या है? 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, 20 रुपये यूनिट बिजली बढ़ा दो। कुर्बानी तो आवाम दे रही है, आप आसान फैसला कर रहे हैं। लेकिन बड़ी साहब कुछ इनकी कुछ हासिलात भी तो है ना यार। ये ज़रा टीवी ये है आपके पास, चलाएं ज़रा। भट्टी साहब ने जो भी बात की है इसको ज़रा और क्लैरिटी से करते हैं। 10 अप्रैल 2022 की कीमतें और आज 31 जनवरी की, ये ज़रा चला दें तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें आपके सामने है। भट्टी साहब प्लीज़ जरा ये आप पढ़ते जाएँ
कि यानी 178 रुपए का डॉलर था, अब 260 का है। काई साहब मैं बताता हूँ, 10 अप्रैल वो इंपोर्टेड हुक्मरानों सुनो, तुमने इस मुल्क को जो दुखाया है। 10 अप्रैल 2022 को डॉलर था 178, आज है 268, बल्कि 180 में 280 ये ब्लैकियो आटा था 55 रुपए, अब 160 रुपए, पेट्रोल 150, 250, डीजल 145, 262। कुरैशी साहब 1 लीटर पेट्रोल डालने वाले के लिए बम खुद को शमला 35 में पर लीटर इजाफा। स्टॉक मार्केट 40,000, अब 39,000। सोना, वो सोना तो तुसी सोना है, असी तो जागना है। 1,45,000 से अब 2,05,000 गरीब आदमी एक बेटी के जहेज में एक कांटा नहीं दे सकता। जीडीपी 6 से ग्रोथ थी इमरान खान के दौर में 0.05। लंगर खाने खुले थे, अब इन्होंने डंगर खाने खोल दिए। लंगर खाने का मुतबादल डंगर खाने। एहसास का था 14,000, अब 2,000 रुपये आया। सेहत कार्ड खुले, अब इन्होंने बीमारी कार्ड खोल दिया, ठीक हो गया। करप्शन का हाथमा था, अब करप्शन को ओपन कर दिया। तो यार चाय की पत्ती, खाला की पत्ती याद आ गई मुझे, 900 कैसे भी इधर देखे 950 5 कप चाय पी जाते हैं, बात सुनते नहीं है। 950, अब 1350। आप दूध भूल गए, ऊपर दूध की बात करें, इसी ऊपर अब तो दूध तो गरीब का बात 160 रुपए फी लीटर था, अब 230 रुपए है। नहीं कादी साहब, ये तजर्बाकार हुकूमत ने माशियत सूरत हाल इनसे नहीं संभलती, सियासी इस्तेकाम इनसे नहीं संभलता, दहशत गर्दी इनसे नहीं संभलती, तो जान छोड़ो और माफ कर दो हमें। 930 रुपए सीमेंट, 1450। इकॉनमी आपसे नहीं संभलती। इनसे सब खाते हैं तो खिलाते भी तो ना, लगाते भी तो है ना। नहीं सर, आपस में खाते लगाते हैं। अच्छा अच्छा, मुल्क में मुझे तो है वहां पे लगाए। देखे ना कादी साहब, सियासत इनसे नहीं संभल रही, माशियत इनसे नहीं संभल रही, दहशत गर्दी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अमन इनसे कायम नहीं हो रहा, तो छोड़ दो मुल्क की जान। यार 40 साल बारियां ले ली हैं यार। ये सेनेटर जो थे आए थे, ये किस पार्टी के हैं? ये मेरा है खाओ पियो पार्टी। नहीं यार, हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े मोहतरम, हमारे प्रोग्राम पे भी आते होते हैं। मोहतरम है, मैं उनकी जूती उठा के लेकिन वो किस पार्टी के टिकट पे हैं? वो पता नहीं, नून लीग के ही होंगे, यहाँ पीडीएम का हिस्सा। नून लीग का भी सेनेटर है यार। अच्छा, मैं खून लीग को सॉरी माफ चाहता हूँ काजी साहब। देखिए, आप शेर को इंसानी खून चूसने की आदत है, वो मुर्दार भी खा लेता है। शेरों से, जानवरों से क्यों शिकवा करते हैं? हमें तो रहबरों से गुजारिश है जो सियासी जमातें बंद कमरों में बैठ के तोड़ने का फैसला करते हैं, हुकूमतें गिराने का, हुकूमतें बनाने का, इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लूटा? अच्छा बड़ी साहब, 1-2 खबरें और 2-4 मिनट रह गए हैं। एक तो अच्छा, तो लतीफे सुना रहे हैं। मैं अर्ज करूं, ये कहा जा रहा था कि दुनिया में के सबसे माहिर जो IMF के हैं वो इरशाक डार साहब है। अब खबर ये आ रही है कि वो कह रहे हैं यार डार साहब तो अच्छे खासे मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी सारी बातें मान रहे थे, ये अब नहीं मान रहे, तो ये हालात यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा ये कि एक और सर्वे छपा है, और ये छपा है बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें मुख्तलिफ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं उन्होंने कहा सर माफ़ी दिलवा दो डार साहब से। वैसे जो पिंडी का चेंबर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने तारीफ भी फरमाई है, मैं ताकि बदयांती ना हो। मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुने, उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की मिफ्ता इस्माइल तबाही के जिम्मेदार इसाक डार हैं, वो होते तो मैक्सिमम 240 से ऊपर डॉलर ना जाता। वापस ले कादी साहब, इसाक डार साहब की समझी के अलावा क्या खूबी है? चले मुझे बताएं आप। 4 दफा चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। नहीं काजी साहब, चार्टर्ड अकाउंट है। एक जब बंदा इश्तिहारी होता है करप्शन में, आप उसको प्राइम मिनिस्टर के जहाज में ले जाते हैं, इश्तिहारी होता है वापस ले जाते हैं, आप उसको बना लेते हैं फिनांस मिनिस्टर। तो इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। कादी साहब, जब तक आपने करप्शन जीरो ना की, मिनिमम ना की, माशी तबाही आपके सरों पर मंडला रही है। इससे कोई नहीं आपको बचा सकता। दहशतगर्दी भी बढ़ेगी खुदा ना खास्ता, सियासत में सवा, क्योंकि इस हुकूमत का एक इशू है इमरान फोबिया। किसी तरीके से इमरान को साइड पे कर दो यार, पाँव पकड़े हैं ताकतवर मुल्कों के, अल्लाह का वास्ता है इमरान को माइनस कर दो। कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, उसे नाहल कर दो। अच्छा, एक और डिसइंफॉर्मेशन बड़ी साहब फैलाई जा रही है कि अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और संजरानी साहब आ जाएंगे, और उसके बाद मियाँ साहब का आना तो बड़ा आसान होगा। ये क्यों, कौन चला रहा है ये बात? काजी साहब, मेरी एक गुजारिश है, अगर आप माइंड ना करें, खुदा रसूल का वास्ता है, नवाज शरीफ साहब को भी ले आए, जो उन्होंने तेल निकालना है निकाल ले। मरियम साहब आ गई, इसाक डार साहब आ गए, बाकी भी आ गए, नवाज शरीफ को भी ले आए। ये मुल्क इनको ठेपे के दे दें, सिर्फ इन्हें कहें 22 करोड़ अवाम को बुनियादी सहूलतें, तालीम,
सेहत और 3 वक्त की रोटी दे दें, बाकी ये जहाज़ भी अपने ले लें, फैक्ट्रियाँ भी अपने ले लें, 22 करोड़ आवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार इज्जत से दे दें कि वो बच्चों के खुद किडनी बेचने की बजाय, खुदकशी करने की बजाय रात सो जाए। बस इन्हें दे दे, नवाज शरीफ को वापस बुला लें, अल्लाह का वास्ता वापस नहीं जाओ, सारे देखिए, मैं समझता हूँ तुर्क के पत्ते सारे सामने आ जाएं। आज सज्जन वो क्या था जो उसको पार्टनर सज्जन दयाल जो इंडिया का क्या था यार, मुझे तो जद्दाल, उसको भी ले आए। आप इनको लादे हुक्मरानों को, इन्हें के खुदा का वास्ता है, इस 22 करोड़ अवाम को उसका बुनियादी हक दे दें जो इंसानी हकूकी वाले। इनका क्या इशू है फवाद चौधरी को आदम स्वाति बनाना है, अल्लाह माफ़ करे, क्या इशू है फवाद चौधरी को शहबाज गिल बनाना है, इनका क्या है इमरान खान को लियाकत अली खान बनाना है। यार इनकी सोच देखें कि ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान पे काटा, इमरान पे माइनस, बाकी जरदारी साहब ओमनी ग्रुप के होते हुए बावजूद मुल्क में दंदना आ रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का करप्शन का केस 0 और गरीब भूख के हाथों 0। काजी साहब ये मुल्क और ये इम्पोर्टेड हुक्मरान अब ज़्यादा नहीं चलेगा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको बात अच्छी नहीं लगी साहब। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज आप हमारे चैनल पे हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो आटे के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्पोरेडिक अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है, और अब ये जो 280 रुपये पे डॉलर को रख के अगला बजट जो है उसको वो कंसीव किया जा रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महंगाई कैसे जाएगी और किधर जाएगी। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, मगर मुझे भट्टी साहब समझ नहीं आती, ये आवाज़ें जब आपको मिलती हैं दाएं बाएं या हमें मिलती हैं, तो फिर जब सामने आते हैं तो फिर मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। आज मुस्लिम लीग नून के एक अहम कायद जो कम से कम नून लीग से सिंसियर है, उसने कहा यार इस इसहाक डार ने हमें अपने घर वालों का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। कहते हैं यार इस माशी तबाही है कि हम टीम में कि यार इसको टीवी पे कहें, कहते हैं पागल हो, हुकूमत है। ये मुस्लिम लीग नून का जिस बंदे का मिनिमम 40 साल से सियासत में अच्छा या बुरा एक हिस्सा है, ये गुलाम है, इब्ने गुलाम है। ये लीडरशिप के सामने नहीं, कमरों में कहेंगे। कल की बच्ची बिठा दी, कल आपको पता 2-3 दिन पहले मोहतरम शाहिद खानवासी साहब ने कहा मैं मरियम को लीडर नहीं मानता, मेरा लीडर नवाज शरीफ है। बार बार इश्तिहारी वो ठीक है, बार बार जो लोग कहते हैं जी 15 से 20 लोग हैं वो बिल्कुल पार्टी छोड़ने को तैयार है, मेरा दिल नहीं मानता। वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नाराज भी हैं, खफा भी हैं, लेकिन उन्हें गुलामी का इतना शौक पैदा हो चुका है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, हमजा साहब, सलमान साहब, वो पागल है खानदान शरीफ की गुलामी छोड़े, या फिर खानदान शरीफ की गुलामी छोड़ के खानदान जरदारी की गुलामी में चले जाए, क्योंकि इमरान खान को तो माइनस करने पे आप भी और आपके इदारे भी लगे हुए हैं। तरक्की करें ना करें, मुझे फिर वो बार बार असलम भूतानी साहब याद आ जाते हैं। ये जो बेचारे साइकिलों पे आए थे, अब जीपस्टरों पे हैं, तो उन्होंने तरक्की तो की है ना, वो कैसे छोड़ दें। तो कारी साहब उनके लिए जो मौजूदा एलीट अशराफी है, आप 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, अपने मुलाजिम को कहेंगे जा लाख रुपये का 100 लीटर पेट्रोल पवा लिया। इनका इशू नहीं है, खुदारा इनसे ना उम्मीद रखें कि ये आपको माशी और तबाही की दलदल से निकालेंगे। ये वजह है आपको माशी और तबाही की दलदल में फेंकने की। ये चंद लोग, इनसे निजात ना होगी, और बंद कमरों में बैठने वालों ने अब ये है फैसले रिवाइज ना किए तो वो भी बराबर के शरीक जुर्म है। तो अजीम जमहूरी निज़ाम में अब तो अवाम के वोट से भी हमारा एतमाद नहीं है कि जी हमने रोज़ खबरें आती हैं कि कौन सा सेटअप होगा, कौन सा सेटअप नहीं होगा, मगर एक सेटअप जो मईशत का है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मईशत जिस जानब जा रही है वो सारे के जो स्क्रिप्ट हैं उन्हें साथ बहा ले जाएगी। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।